एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराज अकबर से पूछते हैं, महाराज आपने अपनी अंगूठी कहाँ उतारी थी और कहाँ रखी थी? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अंगूठी अलमारी में रखी थी और वापस आने पर वह अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं चोरी हुई है और यह सब महल के साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने किया होगा। यह सुनकर बादशाह अकबर ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने वाले कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दो, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल ने अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए पांचों सेवक से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उनमें से एक सेवक ने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा, जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच बीरबल की नज़र उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उसे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल हो सकता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज़ सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम को अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था। उसे रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना इसके नीचे कुछ देर आराम किया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी को उतारा और नीचे रखा और गले में से गमछा उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने अपनी टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछलकूद से वहाँ शोर मच गया तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपियां लेकर व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो वह सब समझ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां ना बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो गया। यही सब सोचते हुए वह अपने सिर खुजलाने लगा। उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजलाने लगे। व्यापारी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर हाथ फेरा। बंदरों ने भी उसकी तरह अपने सिर पर हाथ फेरा। बंदरों को ऐसा करते देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपने टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने अभी झट से हाथ में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी हुई टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपनी सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने
व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियों के रखने के बाद व्यापारी वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एक बार की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ था। वह अच्छे दोस्त थे। वह रोज़ मिलते थे और खेलते थे। खरगोश को हमेशा ये घमंड था कि वह कछुए से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। एक दिन उन दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक शुरुआती बिंदु और एक फिनिश लाइन चुनी थी। जाहिर है खरगोश तेज़ी से भाग रहा था और जल्द ही उसने कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। कछुआ धीरे धीरे और स्थिर चाल में चल रहा था। जब खरगोश ने देखा कि उसकी और कछुए के बीच की दूरी बहुत अधिक है, तो उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची। वह एक पेड़ के नीचे रुक गया और थोड़ी देर आराम करने लगा। इसी बीच कछुआ धीरे धीरे स्थिर चाल में फिनिश लाइन तक पहुंच गया। जब खरगोश उठा तो वह देख के हैरान हो गया। क्या आपको इसका नैतिक रूप भी याद है? क्या आपको लगता है कि जहाँ कहानी समाप्त होती होगी? नहीं। खरगोश ने एक बार फिर दौड़ लगाने के लिए कहा और दूसरे दिन उन्होंने दौड़ की योजना बनाई। इस बार खरगोश सतर्क था और उसने वही गलती नहीं की और जाहिर है उसने रेस जीत ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए और इसे सुधारना चाहिए। धन्यवाद। मैंने देखा है आप मेरी वीडियो देख जाते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रामू है। रामू का पूरा परिवार खेती पर आधारित था और उनकी मुख्य आय खेती से ही होती थी। वह एक छोटे से खेत में जैविक खेती करते और उन्हें खेती में विशेष रुचि थी। रामू की कहानी उस समय शुरू होती है जब उनके पास बहुत कम सामग्री थी, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से वह किसानी में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते गए। वह सिर्फ जैविक खेती की तरफ ध्यान केंद्रित करते और उर्वरकों की जगह खेत में खाद प्रदान करते। अपनी मेहनत और समर्पण से रामू की खेती धीरे धीरे फलने लगी। उनकी पैदावार बढ़ती गई और उनके मुनाफा कमाने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। रामू की सफलता उनके पश्चिम संघर्ष और सहनशीलता की कहानी है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनकी कहानी गांव के लोगों में प्रेम शतौर बनी और उन्होंने दिखाया कि छोटे से सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है मेहनत का संघर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य और परिश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप किसी भी श्रेणी में हो। रामू की तरह हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति पास नहीं करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे समस्या कितनी भी कठिन हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वह अपनी अपनी बिलों से निकलते और कभी खाने की चीज़ों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीज़ों को कुतर देते। उनका जीवन बहुत बड़े मज़े से व्यतीत हो रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से बाहर निकलता वह उसे चट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुश्किल हो गया। वह डर के मारे बिलों में ही घुसे रहते। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इसलिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए।
लीडर चूहे ने कहा, साथियों आप सब जानते हैं कि बिल्ली हमारे लिए आफत बन चुकी है। वह रोज़ हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम कब तक बिलों में छुपे रहेंगे? भोजन के लिए हमें कभी न कभी बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये सभा इसलिए बुलाई है ताकि इस समस्या का हल हो सके। आप सभी बिल्ली से बचने के लिए एक एक सुझाव दें। एक एक कर सभी चूहों ने अपना अपना सुझाव दिया। अंत में एक चूहा उठकर चहकाता हुआ बोला, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बहुत बढ़िया उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। बिल्ली जब भी हमारे आसपास होगी तो घंटी की आवाज़ से हमें पता चल जाएगा और हम वहाँ से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहे को उपाय पसंद आया। वह खुशी खुशी नाचने लगे और झूमने लगे। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्ख, नाचना गाना बंद करो। जरा ये तो बताओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यह सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार ही नहीं हुआ। सब चुप हो गए। तभी उन्होंने बिल्ली के कदमों की आहट सुनाई पड़ी और फिर क्या, सभी चूहे डर के मारे अपनी अपनी बिलों में चले गए। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें बहुत प्यार था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी एक सलोनी नाम की एक लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उनको समझाया कि अपनी बराबरी वालों से ही दोस्ती करना। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुम्हें हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा? लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती है और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाने हैं। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू तो मुझसे ही गहने मांग रही है। इसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास को पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तभी उन्हें सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे उन पर ही खर्च देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी रोटी है या दिखावा। शिल्पा ने कहा कि ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, ये किसके हैं? तो उसकी सास बोली, ये सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल के पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में ही झूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर में सारा राशन गायब है। राशन के डिब्बे में गहने हैं। वह अपनी सास से बोली, ये क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ है?
उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ा भरा जाता है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाने की कोशिश की तो तुम नहीं मानी, इसलिए हमने ये सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति अच्छा नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश किया उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात पर टोकती रहती थी और उसे कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से उसे अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी भी सुना देती थी, जिस कारण घर में बड़ा असामाजिक की परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ या तू करने के लिए तैयार है, यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि मैं उस घर में नहीं जाऊँगी तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना ये मेरा अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊँगी। पिता ने कहा, वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तो तुम उसी वक्त मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना बंद ना करे, और उसके बाद उस पानी को कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ दिन में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नरम हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी है बहू, पलटकर कोई जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती। अब वह उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसे प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने को और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी को मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, बेटी चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही रहूँगी। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। यह मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत
आश्चर्य देखकर खुशी खुशी घर लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम सब बातों को सहन कर लेता है। रिश्ते बनाने आसान हैं लेकिन निभाने कठिन है। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए एक गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफ़ी बोझ लादा करता। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था। तभी एक चोर आ पहुंचा। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे थे। उन्होंने चोर को अंदर आते हुए देखा, पर कुत्ते ने मालिक को चौकन्ना नहीं किया। गधे ने उसे कहा, मित्र, ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर की आने की खबर दो। तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो। पता है ना, मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। अच्छा है, चोरी होने दो, उसका नुकसान होगा तभी मेरी कदर पता चलेगी। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि सुन दोस्त, नौकर को इस तरह शर्त लगाकर अपने काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। पर आइडियल कुत्ते पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी सलाह को अनसुना और बोला, तुम कृपया मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल व कदर करनी चाहिए? गधा काफ़ी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करना नहीं गया। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसे मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे तो मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने पूरी तेजी से रेंकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जाग गया और हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा जोर जोर से रैंक रहा है, तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलल डालने के लिए ऐसा किया है। वह अपने आप खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारा गधा ने वही दम तोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना काम करो और बिना मांगे सलाह मत दो। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। रतन और रोजी भाई बहन थे। दोनों अपनी विधवा माँ के साथ एक गांव में रहते थे। एक बार पास के ही गांव में मेला लगा हुआ था। रतन और रोजी के दोस्त मेला देख आए थे। इन दोनों की भी इच्छा हुई कि वह भी मेला देखने जाए। एक दिन दोनों ने माँ की खुशामद की तो वह बोले, मेले जाकर करोगे क्या? मेरे पास तो पैसे नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। माँ, तुम हमें बस इजाज़त दो, पैसे हमारे पास है। दोनों ने कहा। कुछ सोचकर दोनों को मेले जाने की इजाज़त देकर माँ ने समझाया, लेकिन तुम दोनों शाम ढलने से पहले घर लौट आना। माँ की इजाज़त पाकर भाई बहन खुशी से उछल पड़े और मेले जाने की तैयारी करने लगे। गांव के और भी बहुत सारे लड़के मेले जा रहे थे। दोनों भाई बहन उन्हीं के साथ चल पड़े। मेले पहुंचने के बाद रतन और रोजी को मेला जैसे एक नई दुनिया जैसा लगा। रोजी ने अपने लिए एक खिलौना खरीदा। रतन ने एक बांसुरी खरीदी। बांसुरी बजाना उसे अच्छा लगता था। शाम होने लगी। दोनों को घर लौटने का ध्यान आया। दोनों गांव के लड़कों को खोजने लगे, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। वह लोग तो कब के लौट चुके थे। दोनों भाई बहन हाथ में हाथ डाले अपनी गांव के तरफ चल दिए। कुछ ही दूर जाने पर अंधेरा छाने लगा तो उन दोनों का दिल घबराने लगा। घबराहट में दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे और रास्ता भटक कर जंगल में पहुंच गए।
रोजी डर के मारे रोने लगी तो रतन ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि कहीं कोई रोशनी नज़र आती है। जिधर रोशनी नज़र आएगी उधर ही हमारा अपना गांव होगा। रतन एक पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगा। कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दोनों उसी दिशा में चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा और एक बुढ़िया बैठे थे। आहट पाकर बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, जरा बाहर जाकर तो देखो, मुझे लगता है कोई है। बूढ़ा रतन और रोजी को अंदर ले आया। कौन है ये? बुढ़िया गुस्से से बोली, दादी माँ, हम दोनों भाई बहन हैं और रास्ता भटक गए हैं। रतन ने मीठी आवाज़ में कहा, चलो अच्छा है, अब तुम दोनों मेरी सेवा किया करना। बुढ़िया बोली। यह सुनकर दोनों भाई बहन डर गए और सोचने लगे ये कहाँ फंस गए। दरअसल बुढ़िया एक दुष्ट औरत थी। वह हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती रहती थी, इसलिए गांव वालों ने उसे मारकर जंगल में भगा दिया था। बूढ़ा बेचारा बुढ़िया को अकेला कैसे छोड़ देता, वह भी उसके साथ जंगल में ही आ गया। बूढ़ा बहुत दयालु था। बूढ़े ने रतन और रोजी को प्यार से कहा, बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे गांव का रास्ता बता दूंगा, परंतु सुबह तो होने दो। चलो तुम दोनों कुछ खा लो। बूढ़े ने दोनों को खाने को एक रोटी और एक आम दिया, मगर इनसे खाया कहाँ जा रहा था। मुश्किल से दोनों ने 2 बुरकी रोटी खाई, क्योंकि वह बहुत डरे हुए थे। बुढ़िया के डर से दोनों की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। दोनों को अपनी माँ की याद आ रही थी। वह सोच रहे थे कि माँ कितनी परेशान हो रही होगी। दोनों ने आँख में जाकर सवेरा किया। दोनों वहाँ से भागने का उपाय सोचने लगे। तभी बूढ़ा उनके पास आया और बोला, बच्चों चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम दोनों को तुम्हारे गांव का रास्ता बताता हूँ। किंतु रतन बोला, वो दादी माँ, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सो रही है। बूढ़ा उन दोनों को लेकर जंगल से बाहर आया और उनको उनके गांव का रास्ता बता दिया। दोनों ने बूढ़े का धन्यवाद किया। उधर बुढ़िया उठकर बच्चों को खोज रही थी। बच्चे ना पाकर वह शोर मचाने लगी कि कहाँ है बच्चे। तब तक बूढ़ा वहाँ पहुँच गया। क्या हुआ, शोर क्यों मचा रही हो? उसने अनजान बनकर पूछा। दोनों बच्चे कहाँ गए? मैं उन्हें बंदी बनाकर रखना चाहती थी। ओह बच्चे, मैंने तो उन्हें नदी की तरफ जाते हुए देखा है। जानबूझकर बूढ़े ने बुढ़िया को गलत रास्ता बताया ताकि वह बच्चों के पीछे ना जा सके। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वह ना केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादू शक्तियाँ भी थी। एक दिन वह ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक छोटी सी चुईया उनके हाथ में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूँछ व काली चमकीली आँखें उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्हें जादू मंत्रों से एक लड़की में बदल दिया। वह उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो आज से ये हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की अब सुंदर लड़की में बदल गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु भी उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जो सबसे बड़ा होगा। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादू मंत्रों से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कहा।
पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे बेहतर होगा। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वह कोई सुझाव दें। सूर्य ने कहा, बादल देवता से बड़ा और कौन है, उनमें तो मेरे किरणों को रोकने की भी शक्ति है। साधु ने बादल देवता को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा, अब आप कोई सुझाव दीजिए। वह बोले, पावन देवता ठीक रहेंगे, ये तो मुझे भी फूंक मार कर उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोले, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं हैं, हमेशा वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता ने कहा कि पर्वत देव मजबूत वह ऊंचे, वह मेरे भी रास्ते रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर मना कर दिया। वह बोले, ये तो बहुत लंबा सख्त, वह कठोर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, इससे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का ना सुझाया। वह बोले, माना मैं काफ़ी सख्त मजबूत वह ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझसे भी आसानी से बिल्ली बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो जिससे मैं विवाह करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे कहते हैं किस्मत। यह एक चूहिया थी और एक चूहे के साथ विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादू मंत्रों से अपनी पुत्री को फिर चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया फिर विवाह कर कर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकता। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एक समय की बात है, एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर में आसपास भी नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला करने लगे। बच्चे जब घर के सामने गए तो सिर्फ खिड़की ही खुली थी और वह सब उस खिड़की से अंदर चले गए। वह अंधेरे में घूम ही रहे थे कि अचानक से एक खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह भूतिया लड़की बच्चों के सामने आई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरे बंदी हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिली जो कि एक जादुई किताब थी और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह भूत घर से दूर भाग सकती थी। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी अंदर आई और उस भूतिया लड़की को साथ ले गई। भूत के घर से बाहर जाते ही सब खिड़की दरवाजे खुल गए और बच्चे दौड़कर बाहर निकले। उस दिन से वह घर भूत से आज़ाद हो गया। गांव वाले ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम दिया। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। चंपक मेरा सबसे प्रिय मित्र है,
उसका घर मेरे पास ही है। मैं प्रतिदिन उसके घर जाता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ और पढ़ता हूँ। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। अंकल और मेरा परिवार बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। मेरे और चंपक के परिजन सभी एक दूसरे को जानते हैं। हमारी मित्रता लगभग 8 वर्ष पुरानी है। हमारे विचार लगभग समान हैं। हमारी मित्रता में स्वार्थ की भावना दूर दूर तक नहीं है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। चंपक बहुत अच्छा लड़का है। उसका उत्साह और आत्मविश्वास गजब है। उसकी वाणी से सहनशीलता और नम्रता साफ झलकती है। खेल में हारकर भी वह उदास और दुखी नहीं होता। दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी हार भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़रा सी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था। उसे देखकर ही मेरी यह आदत सुधरी है। वह समय का बहुत पाबंद है। उसी ने मुझे समय का असली महत्व समझाया है। सच्चे मित्र की परीक्षा बुरे समय में होती है। चंपक हमेशा मेरे घर परिवार में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में मेरा हाथ बटाने के लिए तैयार रहता है। कहते हैं सच्चा मित्र ईश्वर का अमूल्य उपहार है। मुझे अपने इस दोस्त और हमारी दोस्ती पर गर्व है। हमारी मित्रता हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने देखा है आप मेरी वीडियो देख जाते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। एक बार की बात है, एक गरीब मोची और एक धनी व्यापारी दोनों पड़ोसी थे। मोची के घर में ही जूते चप्पल सीने की एक छोटी सी दुकान थी। काम करते करते वह अक्सर मौज में आकर गाने गाता। वह बहुत निश्चित आदमी था। उसे कभी अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वह रात को भगवान की पूजा करता और मज़े से सो जाता। अमीर आदमी इस गरीब हंसमुख मोची की ओर इच्छा भरी नज़र से देखता था। गरीब होने के बावजूद उस मोची को किसी बात की चिंता नहीं थी, जबकि अमीर आदमी को तरह तरह की चिंता सताती रहती थी। गाना गुनगुनाने की बात तो दूर, वह खुलकर हंस भी नहीं सकता था। उसे हमेशा अपने तथा अपने धन की रक्षा की चिंता सताती रहती थी। रात को वह अपने मकान के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता था। एक दिन अमीर आदमी ने मोची को अपने घर बुलाया। उसने उसे 5000 रुपये दिए और कहा, लो ये पैसे रख लो, इन्हें अपने ही पैसे समझो। इन पैसों को मुझे लुटाने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे पाकर गरीब आदमी को पहले तो बड़ी खुशी हुई, पर जल्द ही इन पैसों ने उसकी शांति और निश्चित जीवन को खलाल पैदा कर दी। पैसे पाने पर वह जीवन में पहली बार उसने अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को बंद किया, ये देखने के लिए पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। रात को कई बार उसकी नींद टूटती। दूसरे दिन बड़े सवेरे गरीब मोची अपने धनी पड़ोसी के घर पहुंचे। उसने व्यापारी को 5000 रुपये लुटाते हुए हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मेहरबानी कर कर आप अपने ये पैसे वापस ले लीजिए। इन पैसों ने तो मेरी रात की नींद हराम कर दी। मैं हंसना गाना सब भूल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे से हर प्रकार की खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने देखा है आप मेरी वीडियो देख जाते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहती थी। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाना खाते। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था।
बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था। चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबते हुए देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबते हुए देख हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को उसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तभी से हाथी और बकरी उसी पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और बकरी और हाथी को बताती थी कि किस पेड़ पर फल लगे हैं। इसी तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मज़े से रहते और खाते पीते थे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उसे गलती को सुधारना चाहिए और मनमुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ता और बिल्ली जन्म से ही वैरी होते हैं। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी, किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से कम थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई, मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देख वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर न हुआ। वह उसे मार डालने को तड़प रही थी। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं यह जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज़ तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊँगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच जाएगा तो मैं उससे ही काम चला लूँगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का प्रस्ताव जम गया। उसने इसे हर्षित स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि किसी भी सूरत में वह अपना वादा निभाएगी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बंदर था। वो बंदर राजा की बहुत सेवा करता और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करता था। राजा बंदर का अपने प्रति यह समर्पण देखकर उस पर बहुत विश्वास करने लगता है। बंदर भी राजा की सेवा में कोई कमी न रखता, लेकिन बंदर कम बुद्धि का था। उसे जो भी काम बताया जाए वो ठीक तरह से नहीं समझ पाता था। एक दिन राजा अपने आराम घर में विश्राम कर रहे थे और हमेशा की तरह बंदर उनके साथ ही राजा की सेवा करने के लिए हाजिर था। राजा आराम कर रहे थे और बंदर उन्हें पंखे से हवा दे रहा था। तभी अचानक एक मक्खी राजा के कक्ष में आ जाती है और राजा के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस पंखे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी बंदर को परेशान करने लगती है और कभी राजा के सिर पर, कभी चेहरे पर और कभी शरीर पर जाकर बंदर अपनी कोशिश के बाद भी मक्खी को वहां से भगाने में असफल रहता है और गुस्से में आकर मक्खी को मारने के लिए तलवार उठा लेता है।
बंदर राजा की छाती पर कूद कर बैठ जाता है ताकि राजा के माथे पर जो मक्खी बैठी है वह उसे मार सके। जैसे ही वो मारने के लिए तलवार उठाता है, मक्खी उड़ जाती है। फिर वो राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है और जैसे ही बंदर उसे मारने के लिए तलवार चलाता है, मक्खी फिर उड़ जाती है, लेकिन राजा के बाल कट जाते हैं। अब वो जाकर राजा के मुंह पर बैठ जाती है। बंदर फिर तलवार चलाता है तो इस बार राजा की मूंछ कट जाती है। यह देखकर राजा बहुत घबरा जाते हैं और अपने कक्ष से बाहर निकलने कर भागने लगते हैं। बंदर भी उनके पीछे पीछे भागता है और पूरे राजमहल पर शोर मचा देता है और राजा सोचते हैं कि ये किस मूर्ख बंदर से मेरा पाला पड़ा है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति के हाथ किसी काम को सौंपना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। धन्यवाद। मैंने देखा है आप मेरी वीडियो देख जाते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। एक समय की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस प्रकार थी: खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सियाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होंगे। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इस वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का संदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे महाराज की बात समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनना के बहाने वह थोड़ी देर बिस्तर पर लेटे और फिर सेवक के साथ दरबार में चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते राजा ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, आज खाना खाने के बाद लेटे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब तो यही है कि तुमने मेरे आदेश का अपमान किया। तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए तुम्हें सजा देता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश का अपमान नहीं किया। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सेवक से ही पूछ लीजिए। यह अलग बात है कि मेरा पजामा तंग था, उसे पहनने के लिए मैं बिस्तर पर लेटना पड़ा। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह ना सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति को बरपाते हुए हमारे द्वारा उठाए गए एक कदम हमें उनके मुसीबतों से बचा सकता है। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की यह कहानी एक राजा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पसंद करेंगे और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। राजा मंगलसेन नाम का एक राजा पृथ्वीपुर राज्य पर राज करता था। मंगलसेन को अपने बाग बगीचे में घूमने का बड़ा शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचे की सैर करने को निकल जाता।
प्रकृति के बीच उसे समय गुजारना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपना शानदार बगीचे की सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बगीचे में घुस आया है और इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसने फूल पौधों को तहस नहस कर दिया। राजा को अपने बगीचे के पौधों और फूलों से बहुत लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूले हो गए। राजा मंगलसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वह बारहसिंगा को पकड़े और राजा खुद भी बारहसिंगा के पीछा करते हुए दौड़ने लगे। बारहसिंगा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी अपने घोड़े उसके पीछे लगा दिए। मंगलसेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ चुके थे, परंतु वह बारहसिंगा को ना पकड़ सके। उछलते कूदते बारहसिंगा उनकी आंखों के सामने से फरार हो गए। अब राजा मंगलसेन थक चुके थे, उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा ना हुई, तो वह वहीं पर रुक गए। मौसम बहुत गर्म था और राजा को प्यास भी लगी थी। उन्होंने सोचा कि वह नहाए। जब वह नहा रहे थे तो एक चोर और उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत खराब स्थिति थी। अब वह क्या करते कि वह अपने महल में वह वापस कैसे लौटते, क्योंकि बिना घोड़ों और बिना कपड़ों के लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। राजा ने वहीं पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने का विचार से राज्य की सीमा को पार कर कर दूसरे राज्य में चले गए। बहुत दूर तक राजा मंगलसेन चोर के कपड़े में घूमता रहा। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। यह वस्तु चमकते हुए एक मोती का हार था। वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार था। राजा सोचने लगे, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो यह मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में आ पहुंचा। वहां वह एक सुनारे के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझे इस मोती के हार के बदले थोड़े से पैसे दोगे? मेरे पास सिर्फ यही कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। सुनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा मंगलसेन ने वह हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा और चोर, इसको तुम से चुराया। मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। मंगलसेन बोला, नहीं सेठ जी, ये ऐसी बात मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये हार पड़ा हुआ मिला है। परंतु सेठ ने उसकी एक ना सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। मंगलसेन ने कोतवाल के सामने भी अपना बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़कर महाराजा के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगलसेन को महाराजा के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराजा के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगलसेन को चोर बताया। राजा ने मंगलसेन का पक्ष सुना बिना ही कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें एक चोर मालूम पड़ता है। इसलिए इस चोर के अपराध में कारागार डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारा राज्य का कानून है।
फैसला सुनकर मंगल सेना घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने इनकी एक ना सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना न्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतनी बेरहमी कानून कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही अपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोल सकते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे इस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे ना खुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने की तैयार है। अगर आप इस रास्ते पर चलते रहें तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बात सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर इस आदमी से इतना हमदर्दी है तो मैं तुम्हें इसी के पास पहुंचा देता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैदखाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा ने हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी कारखाने में डाल दिया गया। मंगल सेन ने जब रानी को अपना कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगल सेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगल सेन को कारागार में बहुत सी जतनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की, जब तक कि मंगल सेन ठीक ना हो जाए। जल्दी ही रानी मंगल सेन को पसंद करने लगी। मंगल सेन भी रानी को प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। मंगल सेन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगा। कुछ महीनों बाद मंगल सेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगल सेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई थी तो उसका पति और बच्चा सो रहा था। अपने बच्चे वह मंगल सेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगल सेन की आंख खुली तो वह बच्चे को वहां ना पाकर बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूँगा? उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम
के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हो गई कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपना पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ही ऐसा ही लिखा हुआ है, आप दुखी मत होइए। रात के समय मंगलसेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी की याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उसके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपने देश छोड़ने पर और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, और अब वह यह अपने सुंदर बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिरा हुआ था। दूसरे पक्षी बोला, इन बेचारों लोगों की क्या परेशानियां उठानी पड़ेगी, क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगलसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगलसेन ने उन दोनों पक्षियों की बात सुनी तो खुश भी हुआ। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बात मानकर कुएं में कूद जाएं। राजा इस समय कुएं में कूद गए और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मंगलसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज सुनकर वह चौंक गए। बाहर देखा तो वह कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राज्य ने उन्हें फिर से पकड़ लिया है। परंतु तभी मंगलसेन का पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगलसेन बहुत खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगलसेन को ढूंढने में सफलता पाई है। उसने यह भी बताया कि उसके राज्य की जितनी जनता बेसब्री से मंगलसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगलसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगलसेन सबसे पहले यह काम किया कि उसने अपने सेना को लाकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इसे युद्ध में मंगलसेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगलसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि इन दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगलसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब वह इसको जाते ही सजा देंगे। शत्रु राजा को गिरफ्तार हुआ देख मंगलसेन को उस पर दया आ गई। मंगलसेन ने उसे माफ कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद सारा राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगलसेन अब
अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। सारी प्रजा अपने राजा के साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।